गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं रिंकी मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का होम साइंस में रिंकी साइंस चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम अपना एक प्रैक्टिस तैयार कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को ही जानकर। अक्सर क्या होता है कि हमारे एग्ज़ाम में छोटी छोटी चीज़ें ही गलत हो जाती हैं और वो उन्हें हमें बड़ा दुख होता है उनके गलत होने पर, है ना। चलिए हम क्लियर करेंगे एक एक चीज़ अपनी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि रक्त अल्पता, जिसे हम एनीमिया कहते हैं, के उपचार के लिए आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। पूछ रहा है कि आयरन यानी कि अब एनीमिया के उपचार के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? आयरन की। और अवशोषण बढ़ाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है, पूछ रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है कि विटामिन B12, विटामिन C जिसे हम क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड जिसका नाम है, विटामिन D है, विटामिन K है। तो हम एक एक करके बात करेंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल एक एक करके बात करेंगे। देखिए विटामिन B क्या है, तो विटामिन B12 जितने भी शाकाहारी लोग होते हैं ना, शाकाहारी लोग जो होते हैं, शाकाहारी लोग, उनमें इसकी कमी अधिक देखने को मिलती है। अधिक देखने को मिलती है शाकाहारी लोगों में। क्यों? क्योंकि जितने भी इसके सोर्स हैं ज़्यादातर कैसे हैं, तो नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन नहीं है। इसे विटामिन B की कमी से एक एनीमिया होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, पनीसियस एनीमिया कहते हैं ना, पनीसिया एनीमिया कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं? एनीमिया, पनीसियस एनीमिया, बैरमिस एनीमिया, घातक एनीमिया का और नाम क्या है? घातक एनीमिया भी स्टूडेंट्स कहते हैं, घातक एनीमिया भी कहते हैं हम। किस कमी से होता है? विटामिन B12 की। और इसको पचाने में आई फैक्टर काम करता है ना, आई फैक्टर काम करता है, जिसे हम इंस्ट्रिक्ट फैक्टर भी कहते हैं, वो क्या करता है, तो जो हमारी आंतों में होता है वो इसके अवशोषण को बढ़ा देता है। अगर वो बढ़ाएगा नहीं तो इसकी कमी हो जाएगी। क्लियर? देन ऑप्शन क्या है हमारा? C। राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? विटामिन C क्या है, तो ये आयरन के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन D से क्या हो जाता है, तो बच्चों में रिकेट्स की कमी हो जाती है, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। बड़ों में ऑस्टोमलेशिया हो जाता है, मलेशिया हो जाता है, ऑस्टोमलेशिया हो जाता है। और वृद्धों में पोरेसिस देखने को मिलता है, पोरेसिस। ये क्या होता है, तो ये हड्डी में छेद देखने को मिलेगा, है ना। इसमें क्या होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, एंड विटामिन K की कमी से क्या हो जाता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। क्लियर है? 4 ऑप्शन क्लियर हैं स्टूडेंट्स। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। वह कौन सा एमिनो एसिड है जिसमें सीमित अमीनो एसिड कहा जाता है और जो मुख्य रूप से दालों में कम पाया जाता है? सीमित कहा जाता है, जो कि मुख्य रूप से दालों में कम पाया जाता है। क्या लाइसिन है, मिथियोनिन है, ट्रिप्टोफैन है, ल्यूसिन है? आंसर कर देंगे सभी लोग, है ना। देखेंगे तो लाइसिन तो दालों में पाया जाता है स्टूडेंट्स, है ना, पाया जाता है। सबसे पहले ये सभी क्या है, तो आवश्यक एमिनो एसिड है ना। क्या है? आवश्यक एमिनो एसिड्स हैं। आवश्यक एमिनो एसिड्स मतलब जो हमारे शरीर को आवश्यक है, मतलब जो हमारे शरीर में स्वयं नहीं बनते। ये क्या है, तो स्वयं नहीं बनते, इनको क्या करना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है स्टूडेंट्स, बाहर से लेना पड़ता है, यानी कि भोजन के माध्यम से लेना पड़ता है, कह सकते हैं हम यहाँ भोजन के माध्यम से लेना पड़ता है जिनको वो। इसमें क्या पूछ रहा है, जो दालों में, तो कौन कौन से दालों में कम पाया जाता है स्टूडेंट्स? एक तो थियोनिन पाया जाता है, थियोनिन, मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन, ये तीनों ही क्या होते हैं, हमारे दालों में कम पाए जाते हैं। आंसर यहाँ पर हम कौन सा देंगे? आंसर देंगे मिथियोनिन। एक होता है मिथियोनिन, एक होता है थियोनिन, दूसरा क्या होता है, ये ट्रिप्टोफैन। अच्छा, ट्रिप्टोफैन क्या है, तो स्टूडेंट्स आप ट्रिप्टोफैन
ये भी एक प्रोविटामिन है। क्या है? प्रोविटामिन, प्रोविटामिन है, प्रोविटामिन्स है। प्रोविटामिन्स क्या होते हैं? जो शरीर में जाकर कन्वर्ट होते हैं, है ना, ट्रिप्टोफैन। और हम खाते क्या है? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन में हम क्या खाते हैं? कैरोटीन है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का उच्च होना किस रोग के रोगी के लिए हानिकारक माना जाता है? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये देख ले सकते हैं ना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्या है हमारा? ग्लाइसेमिक इंडेक्स का उच्च होना किस रोग के रोगियों के लिए हानिकारक? उच्च रक्तचाप वाले, मधु यानी मतलब डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए, पीलिया वाले लोगों के लिए, रिकेट्स के लिए। आंसर क्या कर देंगे? तो सबसे पहले याद रखेंगे कि 14 नवंबर, क्या ध्यान रखेंगे? 14 नवंबर, 14 नवंबर को क्या माना जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस, मधुमेह दिवस मनाया जाता है स्टूडेंट्स, दिवस मनाया जाता है ना। विश्व मधुमेह दिवस का मनाया जाता है तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। और क्या हम नहीं देते हैं? तो क्या कम करते हैं? मधुमेह में ही, डायबिटीज़ में ही हम उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें नहीं देते हैं, जैसे कि ग्लूकोज। इसमें ग्लूकोज नहीं देंगे, ग्लूकोज नहीं देंगे। क्या देंगे? सेब देंगे स्टूडेंट्स, है ना, सेब देंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो क्या है? कम है। तो जो 50 से बिलो वाली चीज़ें हैं, है ना, 50 से कम वाली चीज़ें हैं, 50 ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स में जो 50 से कम वाली जो चीज़ें होती हैं वो हम इसमें रोगी को देते हैं। क्लियर है? उच्च रक्तचाप में हम नमक कम कर देते हैं स्टूडेंट्स, क्या कर देते हैं? नमक कम कर देते हैं। या और पीलिया में हम क्या करते हैं? तो पीलिया में हम फिर प्रोटीन नहीं देते, है ना, प्रोटीन नहीं देते पीलिया में। और पीलिया होता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा अंग होता है हमारा? तो यकृत। यकृत सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। क्लियर? चलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एलिजाबेथ हरलॉक के अनुसार खतरनाक अवस्था किसे माना जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था? तो किसे स्टूडेंट्स खतरनाक अवस्था कहा जाता है? एलिजाबेथ हरलॉक के द्वारा किसे कहा जाता है? तो आंसर कर देंगे। तनाव और तूफान की अवस्था, किशोर अवस्था को क्या कहते हैं? तनाव और तूफान की अवस्था, तनाव और व तूफान की अवस्था, तनाव और तूफान की अवस्था कहते हैं। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो पूर्व बाल्य अवस्था। क्यों? क्योंकि इस एज में ही बच्चा सब कुछ दूसरों से सीख रहा होता है स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की स्थिति में मनोवैज्ञानिक रूप से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास से, मनोलैंगिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से या सामाजिक विकास से? देखिए भाषा विकास तो किसने दिया था स्टूडेंट्स? भाषा विकास की बात किसने की थी? क्या नाम था उनका? चॉम्स्की, है ना, चॉम्स्की जी ने भाषा की बात की थी। मनोलैंगिक विकास, क्या आंसर हो जाएगा? मैं साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। संज्ञानात्मक विकास तो जीन पियाजे ने दिया था, जिन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। मैंने कल एक क्लास ली थी स्टूडेंट, उसमें मैंने इसको सारी अवस्थाओं को A to Z बिल्कुल क्लियर किया था कि इसके क्या पहचान है क्या नहीं है, यहाँ पे हमने क्लियर किया था। आंसर क्या हो जाएगा? बी। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किस में होता है स्टूडेंट्स? देखिए इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स देखेंगे जब लड़की को क्या होता है, लड़की को अपने पिता से अधिक स्नेह होता है, अधिक स्नेह या प्यार कह सकते हैं, प्यार कह सकते हैं। क्या होता है इसमें? तो लड़की क्या अपने पिता को लेके एक बहुत वो रहती है, क्या मतलब अपनी माँ से भी क्या है ईर्ष्या करने लगती है, क्योंकि पापा क्या करते हैं कि मम्मी को प्यार ना करें,
इस तरीके का उनमें देखने को मिलेगा। इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। एक होता है ओडिपस, एक होता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। उसमें क्या होता है कि लड़के अपनी माँ के प्रति अधिक होते हैं। लड़के अपनी माँ के प्रति अधिक स्नेह रखते हैं। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? प्रॉक्सिमो डिस्टल होगा ये। विकास के सिद्धांत का अर्थ है सिर से पैर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, जो से बाहर की ओर विकास कहते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या पैर से सिर की ओर। तो सिर से पैर की ओर को तो सेफेलोकार्डल कहते हैं ना। क्या कहते हैं? सिर से पैर की ओर को तो सेफेलोकार्डल कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मस्तकाधोमुखी विकास। मस्तकाधोमुखी विकास, सिर से पैर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? केंद्र से परिधि की ओर, यानी सबसे पहले विकास केंद्र का होगा, देन उसके हाथ पैरों का इत्यादि, इस तरीके से जब विकास चले। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि मार्विन मुंडल क्या पूछ रहा है? मुंडल के परिवर्तन के वर्ग, क्लासेस ऑफ चेंज के अनुसार हाथ और शरीर की गति परिवर्तन किस वर्ग के अंतर्गत आती है? प्रथम वर्ग के, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग या चतुर्थ वर्ग? तो मार्विन मुंडल ने क्या दिया था स्टूडेंट्स? 5 अवस्थाएं बताई थी। इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी, जिनमें सबसे पहले क्या थी? हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन। आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम। चलिए कब दिया था इन्होंने कार्य सरलीकरण दिया था। कार्य सरलीकरण पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में 1940 में। कब दिया था? पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में दिया था। कब? 1940 में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर हम अपना 8 देखेंगे। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 8? एंजल के उपभोग के नियम पूछ रहा है। एंजल के उपभोग के नियम के अनुसार जैसे जैसे परिवार की आय बढ़ती है, क्या है? जैसे जैसे परिवार की आय बढ़ती है, किस मद पर होने वाला प्रतिशत व्यय घटता है? तो शिक्षा पर घटता है, मनोरंजन पर घटता है, भोजन पर घटता है, या फिर स्वास्थ्य पर घटता है? देखिए सुनो, उन्होंने क्या करा था? उपभोग का नियम दिया था कब? 1857 में। 1857 में इन्होंने ये दिया था, और इन्होंने 5 मद बताई थी और 3 वर्ग लिए थे। तो इन्होंने बताया कि जैसे जैसे पारिवारिक आय बढ़ेगी, वैसे ही भोजन पर होने वाला खर्च क्या होगा? हमारा प्रतिशत घटेगा, लेकिन शिक्षा, मनोरंजन और स्वास्थ्य पर क्या होगा? तो बढ़ेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कार्य अध्ययन यानी वर्क स्टडी में माइक्रो मोशन विश्लेषण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वर्क सिंप्लीफिकेशन से ये क्वेश्चन है। आप सब लोग जान पा रहे होंगे, जितने भी होम साइंस स्टूडेंट होंगे अच्छे से जान पा रहे होंगे कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। क्या स्टॉप वॉच है, साइक्लोनोग्राफ है, क्रोनोसाइक्लोग्राफ है, मेमो मोशन है? किसकी बात कर रहा है स्टूडेंट? माइक्रो मोशन है ना, माइक्रो मोशन। तो माइक्रो मोशन हमारी किसकी है? 2 ही हम इसमें पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं। एक होता है हमारा औपचारिक, देन एक होता है हमारा अनौपचारिक, जिसे हम पेन पेंसिल भी कहते हैं, है ना? पेन पेंसिल भी कहते हैं स्टूडेंट्स, पेन पेंसिल भी कहते हैं। और इसमें क्या माइक्रो मोशन, इसमें भी 4 आते हैं, इसमें हमसे किससे पूछ रहा है? कार्य अध्ययन हम किस में करते हैं? तो क्या हमारा साइक्लोग्राफ हो जाएगा, क्रोनोग्राफ हो जाएगा, स्टॉप वॉच हो जाएगा, या मेमो मोशन कैमरा? तो किस में करते हैं हम? आंसर करेंगे सभी लोग माइक्रो मोशन का किस में करते हैं? तो मेमो मोशन में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फेल्टिंग किस रेशे की विशेषता है जिससे ताप, नमी और दबाव का प्रयोग किया जाता है? फेल्टिंग की प्रक्रिया किस रेशे की विशेषता है जिसमें ताप, नमी और दबाव का प्रयोग किया जाता है? क्या रेशम है, सूती है, ऊन है, या लीलन है? आंसर करेंगे सभी लोग। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? फेल्टिंग की प्रक्रिया। फेल्टिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए फेल्टिंग क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं हम?
निम्न क्वालिटी के उनके रेशों को क्या करते हैं, निम्न क्वालिटी के या निम्न श्रेणी के रेशों को दाब ताप ताप दाब का प्रयोग करके जमा देते हैं। क्या करते हैं, तो जमा देते हैं, यानी कि फेल्टनिंग कर लेते हैं। यही क्या कहलाती है हमारी फेल्टिंग। तो यही क्या, इससे क्या बनता है, तो कंबल बनते हैं स्टूडेंट्स। क्या बनते हैं, कंबल बनते हैं। कंबल बनते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी। रेशम क्या है, तो रेशम का जन्मदाता कौन है, तो चीन रेशम का जन्मदाता। और क्या कहा जाता है इसे, राजसी वस्त्र को के नाम से जानते हैं, राजसी वस्त्र। राजसी वस्त्र। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन का नाम क्या है स्टूडेंट, उसका नाम है सेरेसिन। सेरेसिन प्रोटीन होती है। और जो बैक्स होती है स्टूडेंट्स, बैक्स होती है वो कौन सी होती है, तो कौन सी होती है बैक्स, सेरेसिन प्रोटीन है। और फाइब्रिन क्या होती है इसकी, फाइब्रिन गोंद होती है। ओके, क्या होती है, गोंद होती है। क्लियर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कपड़ों पर सावधानिक फिनिशिंग फंक्शनल फिनिश जैसे सैनिटाइजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या पूछ रहा है, क्या चमक पैदा करना, सिकुड़न रोकना, कीड़ों से बचना, रंग पक्का करना। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, सैनिटाइजिंग क्या होती है, तो एक यांत्रिक परिसज्जा होती है ना, यांत्रिक परिसज्जा होती है स्टूडेंट्स, जो क्या प्रदान करती है, तो कपड़ा कभी सिकुड़ेगा नहीं, ये रोकती है कि कपड़ा कभी सिकुड़ेगा नहीं। और बेसिकली किस पर की जाती है, तो ये सूती वस्त्र पर की जाती है। ठीक है, सूती वस्त्र पर की जाती है, सूती वस्त्र पर की जाती है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, स्पिनरेट यंत्र का उपयोग किस प्रकार के रेशों के निर्माण में किया जाता है। स्पिनरेट क्या है, तो एक यंत्र है। कैसा होता है स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरीके से होता है। ये कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर इसका गोला होता है, और यहाँ क्या इसमें घोल डालते हैं देन ये क्या करता है, ऐसे पतले 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 रेसे हमारे निकालता रहता है। यही क्या है, स्पिनरेट है। किस में किया जाता है, तो प्राकृतिक रेसे बनाने के लिए नहीं, धात्विक रेसे बनाने के लिए नहीं, मानव निर्मित कृत्रिम रेसे बनाने के लिए, या मिश्रित रेसे बनाने के लिए। आंसर क्या कर देंगे, ये किसके लिए कहा जाता है, तो मानव निर्मित रेसे बनाने के, जैसे कि एग्जाम्पल नायलॉन। नायलॉन हमारा कैसा है, तो रासायनिक रेशा है। स्पेंडेक्स, पॉलिस्टर, अरामिड इत्यादि ये रेसे किससे बनाए जाते हैं, तो हमारे इसी तरीके से बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, प्रसार शिक्षा की सहमति और सहभागिता विधि में प्रोजेक्ट किस श्रेणी का दृश्य साधन है। गैर प्रक्षेपित, प्रक्षेपित, प्रत्यक्ष संपर्क या जनसंपर्क। आंसर कर देंगे सभी लोग। क्या पूछ रहा है, सहमति और सहभागिता की विधि पर प्रोजेक्ट किस श्रेणी में आता है। तो प्रोजेक्ट हमारे कैसे होते हैं, तो प्रक्षेपित ही होते हैं स्टूडेंट्स, है ना। क्या होते हैं, नॉन प्रक्षेपित मतलब जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक से नहीं चलते हों। प्रत्यक्ष संपर्क, जनसंपर्क, तो ये तो मास कम्युनिकेशन हमारा हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी कि प्रोजेक्टेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, एडगर डेल के अनुभव के शंकु कोन ऑफ एक्सपीरियंस में सबसे प्रभावशाली शिक्षण अनुभव कौन सा माना गया है। ये अभी रिसेंटली LT के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, है ना, कि कौन ऑफ एक्सपीरियंस किसने दिया है, तो एडगर डेल ने दिया है। आंसर करेंगे, क्या प्रदर्शन देखना है, फिल्म देखना है, प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव, डायरेक्ट है, पर्पजफुल एक्सपीरियंस। क्या है, पर्पजफुल एक्सपीरियंस। आंसर क्या करेंगे, देखिए किसी भी चीज़ को जब हम बहुत अच्छे से अनुभव करते हैं ना, प्रत्यक्ष रूप से उद्देश्यपूर्ण अनुभव करते हैं, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, अनुभव। जिस चीज़ को हम अपने अनुभव द्वारा सीखते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। क्लियर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ग्रामीण विकास हेतु अंत्योदय योजना का मुख्य विचार क्या था। ये भी पूछी गई थी, एलटी में ही क्वेश्चन पूछा गया था। क्या अमीरों की सहायता करना था, सबसे गरीब व्यक्ति का उत्थान था, केवल साक्षरता बढ़ाना था, या औद्योगिक विकास था। आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आंसर हो जाएगा हमारा सबसे गरीब व्यक्तियों का उत्थान इस योजना का मुख्य केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, अर्गोनॉमिक्स क्या पूछ रहा है। अर्गोनॉमिक्स में मानव मशीन इंटरफेस का अध्ययन करते समय किन प्रकार पर विचार किया जाता है। केवल शारीरिक क्षमता पर, केवल पर्यावरण पर, शारीरिक मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारक, केवल कार्य की गति। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा अर्गोनॉमिक्स बेसिकली करता है क्या स्टूडेंट, शरीर और पर्यावरण यानी कि मानव और पर्यावरण के बीच संबंध स्थापित करता है ना। मानव तथा पर्यावरण के बीच संबंध स्थापित करता है। संबंध स्थापित करता है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, खाद्य संरक्षण में ब्लांचिंग की प्रक्रिया का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है। क्या स्वाद बढ़ाना है, एंजाइमी गतिविधियों को निष्क्रिय करना है, सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह से कैसे नष्ट करना है, या भोजन को पकाना है। तो खाद्य संरक्षण में ब्लांचिंग हम क्यों करते हैं स्टूडेंट्स? क्यों करते हैं? हमें क्या करता है इसमें एंजाइमी गतिविधियों को निष्क्रिय करना, बेसिकली बैक्टीरिया वगैरह को नष्ट करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फाइब्रिन प्रोटीन का संबंध किस प्राकृतिक रेशे से। अभी हमने बताया तो कपास में तो सेल्यूलोज होता है ना, सेल्यूलोज होता है, कपास तो सेल्यूलोजिक रेशा है जिसमें 90% तक सेल्यूलोज की मात्रा होती है। ऊन हमारा प्रोटीन जगत का है ना, प्रोटीन जगत का रेशा है। जूट हमारा सेल्यूलोज है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्या पूछ रहा है? प्रोटीन का, तो क्या है हमारा? रेशम। क्या आंसर हो जाएगा? रेशम। क्वेश्चन नंबर 19, प्रसार शिक्षा की अणु की प्रक्रिया के संचार मॉडल में एनकोडिंग का क्या अर्थ है। संदेश प्राप्त करना, संदेशों को संकेत या शब्दों में बदलना, शोर को दूर करना, प्रतिपुष्टि देना। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा क्या करता है तो अणु है संदेश को और संकेतों को शब्दों में बदलना। ये क्या ही होता है हमारा? क्या होता है तो एनकोडिंग है ना। क्या होता है ये मॉडल में? एनकोडिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम, डेवलपमेंट टास्क क्या है। डेवलपमेंट टास्क की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी। रॉबर्ट हैंगविस्ट ने दी थी, जीन प्याजे जी ने दी थी, सिगमंड फ्रायड ने दी थी, या फिर बीएफ स्किनर के द्वारा दी गई थी। आंसर कर देंगे सभी लोग आंसर करें। डेवलपमेंट टास्क किसके द्वारा दिए गए थे तो किसके द्वारा दिए थे? जीन प्याजे के द्वारा। क्लियर है? यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखिए, सॉरी हाँ आंसर क्या होगा? हाँ सही आंसर क्या होगा हमारा? हैविंग हस्ट। आंसर क्या होगा हमारा? रॉबर्ट हैविंग हस्ट ने विकासात्मक में विकास दिया था इन्होंने, डेवलपमेंट टास्क दिए थे। ये क्या हो जाएगा? हैविंग। जीन प्याजे का था संज्ञानात्मक विकास। इन्होंने क्या थी? मनोसामाजिक थ्योरी दी थी। बीएफ स्किनर का क्या था? बीएफ स्किनर का था क्रिया प्रसूत। क्या था? क्रिया प्रसूत सिद्धांत इन्होंने दिया था। कंडीशनिंग थ्योरी इन्होंने दी थी। आई होप स्टूडेंट्स आपको थ्योरी क्लियर होगी, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। इसी तरीके से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स शेयर करें। और इसका PDF टेलीग्राम से प्राप्त कर लेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है होम साइंस बाय रिंकी मैम। ओके, थैंक यू सो मच। और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी स्टूडेंट्स, अभी अचानक से ही होने लगा था, मैं रिकॉर्ड कर रही थी। थैंक यू सो मच।